नमस्कार दोस्तों, मैं विधुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। एक हार्दिक शुभकामना आपको आगामी परीक्षाओं के लिए। एक सेशन, अगला सेशन जो नेशनल मूवमेंट पे हम लोग सीरीज लेकर के चले हैं, उसी सीरीज का तीसरा सेशन आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। पहले सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था 1905 से लेकर 1885 यानी 1885 से लेकर के 1905 तक की घटना, जो नरमवादी विचारधाराओं के लोगों की चर्चा की गई थी। दूसरा जो चरण था उसमें हम लोगों ने 1905 से लेकर के और आगे की घटनाओं पर चर्चा मैं कर रहा था। उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। पिछले वाले में हम लोगों ने चर्चा किया था दिल्ली दरबार तक, शुरुआत किया था बंगाल विभाजन से। बंगाल विभाजन के साथ साथ जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जैसे मुस्लिम लीग का गठन और इस तरीके की जितनी भी घटनाएं थी, दिल्ली दरबार तक हम लोग आए थे। अब आगे जब चलते हैं तो दिल्ली दरबार में आपने एक चीज़ देखी कि दिल्ली दरबार के दौरान एक घटना ये हुई कि राजधानी जो है वो ट्रांसफ़र हो गई कहाँ पे, दिल्ली में। यानी कि कलकत्ता को पूरे तरीके से हटा दिया गया, कलकत्ता को राजधानी भी हटा दिया गया, बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया और दिल्ली को नई राजधानी घोषित कर दिया गया। तो जब दिल्ली नई राजधानी घोषित हुई तो उसी समय एक घटना हुई जिसको हम लोग नाम देते हैं हार्डिंग्स बम कांड। हार्डिंग्स बम कांड ये हुई थी 1912 में। घटना थी क्या, ये आपको जानना होगा कि घटना थी क्या। तो हार्डिंग्स, जब वायसराय की बात हुई कि जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का स्थानांतरण होगा, तो लॉर्ड हार्डिंग्स जो थे उस समय के वायसराय थे, वो लौट रहे थे वापस दिल्ली की तरफ। और उनके काफिले पर, क्योंकि काफिला उनको बोला जाएगा क्योंकि वो पूरा का पूरा अपना सारा साजो सामान, सारे जितने भी उनके सरकारी कर्मचारी थे, ब्रिटिश कर्मचारी थे, सबको ले करके और साथ साथ ब्रिटिश राजवंश को भी ले करके दिल्ली लौट रहे थे। दिल्ली लौट रहे थे और दिल्ली लौटते समय रास्ते में उनके ऊपर बम फेंका गया, जिसमें वो बुरे तरीके से घायल हो गए। ये घटना अंग्रेजों को बुरे तरीके से डिस्टर्ब कर दी, क्योंकि इस घटना का जो सूत्रधार थे वो रास बिहारी बोस थे। तो रास बिहारी बोस तो बच गए, लेकिन उसमें 3 नाम आते हैं। एक नाम आता है अमीर चंद, एक नाम आता है अमीर चंद, एक नाम आता है अवध बिहारी लाल और एक नाम आता है भाई बाल मुकुंद। इन तीनों लोगों के ऊपर मुकदमा चला, गिरफ्तार किए गए, साथ साथ मुकदमा चला और मुकदमा चलाने के बाद अंततः इनको फांसी दे दी गई। इसलिए ये घटना जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, क्योंकि इतना बड़ा विरोध उस समय कब नहीं हुआ था। पहली चीज़, इतना ज़्यादा क्रांतिकारी विद्रोह नहीं हुआ था और साथ ही साथ इतना बड़ा डिसीजन भी ब्रिटिश सरकार ने नहीं लिया था। तो ये एक बड़ी घटना के तौर पर दर्ज हो गया। कौन? हार्डिंग्स बम कांड। तो हार्डिंग्स बम कांड 1912। उसके बाद जो सिलसिला चला तो प्रथम विश्व युद्ध का चला। सबको पता होगा कि 1914 से लेकर के 1919 तक विश्व पटल जो है वो पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो गया था। यूरोपीय शक्तियों का विभाजन काल था ये, कि यूरोपीय शक्तियाँ जो थी वो 2 गुटों में विभाजित हो गई थी। भारत की तरफ से भी गांधी और बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है कि गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक जो थे वो सक्रिय हो गए थे और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे, इस उम्मीद के साथ, या इस संभावना के साथ कि अगर हम इनको प्रथम विश्व युद्ध में जिताने में सहयोग करेंगे तो ये भी हमारे भारतवर्ष को जल्द से जल्द स्वतंत्र कर देंगे। तो एक संभावनाएं लगी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि भारत कब आज़ाद होगा। सब अपने अपने तरीके से अपना अपना बना करके टारगेट और सपोर्ट कर रहे थे। कोई विद्रोह कर रहा था, कोई नरमवादी विचारधारा से चल रहा था, कोई उग्रवादी विचारधारा से चल रहा था, लेकिन ध्येय सबका सेम था, टारगेट सबका सेम था। टारगेट सबका यही था कि भारत को किसी भी तरीके से स्वतंत्र कर दिया जाए। और जब बात इस समय की होगी तो एक बड़ी घटना निकल करके आती है, और वो बड़ी घटना है क्या? तो होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, क्योंकि होम रूल में 2 नाम निकल करके आता है। लिख देता हूं यहाँ पे, होम रूल आंदोलन। ये घटना है कब की? तो होम रूल आंदोलन घटना मानी जाती है
1916 की। कंफ्यूजन बहुत सारे होंगे होम रूल आंदोलन को लेकर के, जिनको अभी 2 मिनट के अंदर कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगा कि होम रूल आंदोलन था क्या। तो सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए कि होम रूल जो शब्द उठाया गया था, ये उठाया गया था आयरलैंड से, और इस शब्द का मतलब क्या है, तो स्वशासन, या तिलक जी की भाषा में बोला जाए, बाल गंगाधर तिलक के, तो स्वराज। तो स्वराज्य बोले, स्वशासन बोले, होम रूल बोले, ये सारे शब्द एक हैं। होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी वही विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो चला था, उसी दौरान होम रूल आंदोलन भी चला था। होम रूल 2 तरीके का था, या कह ले कि इसको नेतृत्वकर्ता जो 2 थे। एक था आपका होम रूल बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा जो होम रूल था वो था आपका एनी बेसेंट। फिर से बता रहा हूं कि टारगेट दोनों का सेम था, यानी कि एनी बेसेंट का भी टारगेट वही था कि स्वशासन, और तिलक जी का भी टारगेट यही था, स्वशासन। यानी कि दोनों का जो ध्येय था या जो टारगेट था वो सेम था, बहुत अंतर नहीं था, यानी कि दोनों का सेम था। बाल गंगाधर तिलक की अगर बात किया जाए तो इनका जो क्षेत्र था वो था आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी आपस में किसी तरीके का कोई विवाद उत्पन्न न हो, इसलिए दोनों लोगों ने अपना अपना क्षेत्र बांट लिया था। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक ले लिया था। और वहीं अगर एनी बेसेंट की बात किया जाए तो एनी बेसेंट दक्षिण के साइड थी, मद्रास और तमिलनाडु। इन लोगों का कार्य क्षेत्र था कि इन दोनों लोगों ने अपना अपना क्षेत्र बांट लिया था। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र और कर्नाटक को अपना क्षेत्र बना लिया था, और एनी बेसेंट ने मद्रास और तमिलनाडु को बना दिया गया था। अगर मुख्यालय की बात किया जाए तो मुख्यालय भी दोनों के अलग अलग थे। तो मुख्यालय अगर बाल गंगाधर तिलक की बात किया जाए तो मुख्यालय इन्होंने अपना बना लिया था बेलगांव, बेलगांव यानी कर्नाटक। वहीं अगर एनी बेसेंट की बात किया जाए तो एनी बेसेंट का जो मुख्यालय था वो था अड्यार यानी मद्रास। दोनों के काम करने के तरीके में भी अंतर था। बाल गंगाधर तिलक जो था, तिलक का जो होम रूल था वो समिति स्वरूप था। समिति स्वरूप कहने का मतलब क्या है कि ये कमेटी वाइज काम करता था, यानी अलग अलग कमेटीज में डिवाइड कर दिया गया था। सबकी कंट्रोलिंग अलग अलग हाथों में दे दी गई थी। पूरे भारतवर्ष में ये अलग अलग कमेटियों के माध्यम से काम करते थे। लेकिन अगर एनी बेसेंट का अगर होम रूल देखा जाए तो एनी बेसेंट का होम रूल अखिल भारतीय स्वरूप पे काम करता था, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर इनका पूरी टीम जो चलती थी वो पूरे भारतवर्ष के अंदर चलती थी। ये अंतर था। इसके अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो इसके अध्यक्ष जो थे बाल गंगाधर तिलक के होम रूल के, वो थे आपके एनसी केलकर, कि एनसी केलकर इसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर अध्यक्ष जैसा पद नहीं था एनी बेसेंट में, इनके में पद था सचिव। सचिव कौन थे? तो सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल, जॉर्ज अंडुरेल। ये नाम आ गया आपका बाल गंगाधर तिलक का होम रूल, और ये हो गया आपका एनी बेसेंट का होम रूल। दोनों के बारे में अगर डिस्कशन आप करोगे तो ये अंतर निकल करके आ गया कि बाल गंगाधर तिलक का महाराष्ट्र और कर्नाटक में क्षेत्र था, एनी बेसेंट का मद्रास और तमिलनाडु था। मुख्यालय देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक का बेलगांव कर्नाटक में था, एनी बेसेंट का अड्यार था। इनका समिति स्वरूप था। बाल गंगाधर तिलक का एनी बेसेंट का अखिल भारतीय स्वरूप था। इस बाल गंगाधर तिलक के होम रूल के अध्यक्ष एनसी केलकर थे और सचिव जॉर्ज अंडुरेल, ये आपके सचिव थे। इनका बाल गंगाधर तिलक का जो नारा था वो था आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यही अगर बात किया जाए तो एनी बेसेंट का था स्वशासन की स्थापना, स्वशासन की स्थापना। प्रचार के बारे में कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि इन्होंने अपना प्रचार जो किया था तो दोनों ने पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का प्रयोग किया था। बाल गंगाधर तिलक की जो चर्चा होती है तो वो होती है मराठा और केसरी, ये 2 थे। और इनके प्रचार की अगर बात किया जाए कि इनका प्रचार हुआ था 2 से। एक था आपका कॉमनवेल्थ और एक था आपका न्यू इंडिया।
ये दो नाम आते हैं। एनी बेसेंट, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि अक्सर इस तरीके के ऑप्शन आते हैं तो आप एलिमिनेट कर देते हो कि बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल था, बाल गंगाधर तिलक सबसे बड़े हिंदुवादी नेता के रूप में पहचाने गए, क्योंकि गणपत महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, इस तरीके के जितने भी हिंदुओं को एकजुट करने वाले कार्यक्रम थे 1900 के दशक से पहले, उन सारे कार्यक्रमों को शुरुआत करने का ध्येय जो है वो जाता है बाल गंगाधर तिलक के नाम पे। वहीं दूसरा जो नाम आता है वो आता है मोहम्मद अली जिन्ना का, जो सबसे बड़े मुस्लिमों के नेता माने जाते हैं उस समय के। और यहाँ पर एक चीज़ कंट्राडिक्ट करती है, इसलिए आपको ऑप्शन में अक्सर आप गलत करके आते हो। तो बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन का जहाँ जहाँ मुकदमा हुआ था, उन सारे मुकदमों की पैरवी जो थी वो करते थे आपके मोहम्मद अली जिन्ना साहब। एनी बेसेंट में अगर बड़े नेताओं का नाम लिया जाए कि एनी बेसेंट के होम रूल को सपोर्ट करने वाले बड़े नेता कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय, ये सब बड़े नेता थे जो एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये आपका होम रूल आंदोलन 1916 तक हम लोगों ने चर्चा किया। उसके अलावा एक और नाम यहाँ पर ले लेता हूँ, वो है आपका लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता क्या है, कैसे है, इस पे अगर बात किया जाए तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन था लखनऊ समझौता। इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि यही वो समय था 1916 में, यही वो समय था कि जब नरम दल गरम दल फिर से एक विचारधारा पर आ गए, यानी कि जो सूरत अधिवेशन 1907 में नरम दल और गरम दल दो भाग में टूटे थे, वही नरम दल और गरम दल अब जो हैं नए तरीके से जुड़ गए, एक नए पार्ट के साथ एक साथ जुड़ गए। तो लखनऊ समझौता इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो इसके बारे में पूछा जाता है कि लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पर हुआ क्या, तो एक प्लस पॉइंट तो आप कह सकते हो कि गरम दल और नरम दल में समझौता, एक तरीके का समझौता इस अधिवेशन में हो गया। ये भी आपने पढ़ा होगा 1900 सूरत अधिवेशन में कि कांग्रेस ने एक नया संविधान लेकर के आई थी, इसमें 7 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया था गर्मपंथियों को 1907 से, फिर उनको 14 तक तो वो निष्कासित ही रहे, धीरे धीरे फिर जुड़ना शुरू हुए और फाइनली हुआ क्या कि 1916 में नरम दल और गरम दल आपस में एक समझौता हो गया और ये आपस में जुड़ गए। दोनों की मांग यही थी, दोनों जो थे। अब इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन का विरोध किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय का नाम आता है कि मदन मोहन मालवीय जो थे, इन्होंने इस समझौते का विरोध किया था, इस समझौते का विरोध किया था। तो ये बेसिक इन्फो दे दिया यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें आपकी आएंगी, तो ये बेसिक चीज़ें हैं आपकी। अब आप देखोगे तो दूसरा नाम आता है कि क्या था इस समझौते के अंदर। तो इस समझौते के अंदर ब्रिटिश सरकार ने डिस्कशन करना शुरू कर दिया कि एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी, कि एक उत्तरदायी सरकार आएगा, उत्तरदायी सरकार जो है वो पैरेलल चलेगी, इस तरीके की चीज़ें थी। मुस्लिम लीग ने भी समर्थन किया, कांग्रेस ने भी समर्थन किया, सबने इस चीज़ को समर्थन किया था। बस विरोध किसने किया था, तो विरोध करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय। कुछ कॉन्सेप्ट थे जिसको कभी डिस्कशन करूंगा कि मदन मोहन मालवीय के विरोध का कारण क्या था। तो ये मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था। अध्यक्ष थे आपके अंबिका चरण मजूमदार। गरम दल और नरम दल में 9 साल के बाद लगभग समझौता हुआ था, तो इसलिए लखनऊ समझौता आपका बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेशन मान करके चलिए कि होता है। उसके बाद जब आप आगे आओगे तो मॉन्टेग्यू घोषणा की बात होगी। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917, उस पर डिस्कशन, तो वो संविधान वाले पार्ट में हम लोग डिस्कशन कर ही चुके हैं। उसके अलावा आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से चर्चा हुई 1919 में, उस पर डिस्कशन होता है। उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है गांधी युग। तो अगला जो सेशन लेकर के आऊँगा तो उसमें केवल डिस्कशन करूँगा महात्मा गांधी के बारे में, यानी महात्मा गांधी का शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे महात्मा गांधी के आंदोलनों से बन सकते हैं, महात्मा गांधी की पढ़ाई से हो सकते हैं, महात्मा गांधी के आश्रमों की स्थापना से हो सकते हैं। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। तो तैयारी आप लगातार जारी रखिए
किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। पूरा का पूरा इस तरीके से वीडियोस आपके सामने आते रहेंगे कि जिससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा उसका। तो इसलिए लगातार आप तैयारी करते रहिए। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया, तो इस वीडियो में स्पेशली होम रूल आंदोलन के बारे में डिस्कशन किया, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में डिस्कशन किया, लखनऊ समझौता के बारे में बात किया। इस तरीके के जो क्वेश्चन जहाँ से बनने की संभावनाएं दिख रही हैं उन चीज़ों पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, और उनको विशेष तौर पे डिस्कशन कर रहा हूँ कि जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर से बोल दे रहा हूँ कि मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो सामने पीटी का एग्जामिनेशन है, पीटी के तुरंत बाद आपका नवंबर में लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, और उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा जिन लोगों के पास पीटी क्वालिफाइड होंगे, जो लोग पीटी क्वालिफाई होंगे। तो पीटी पहला टारगेट होना चाहिए कि पीटी आप जब तक नहीं निकालोगे तब तक आपके सामने फॉर्म आते रहेंगे, आप भर नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें एबिलिटी साफ साफ रहेगी पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट। ज़्यादा संख्या भी नहीं है, जनसंख्या को देखते हुए ज़्यादा संख्या भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म नहीं डाले हैं, बहुत सारे लोगों ने भरे हैं। तो जिन्होंने भरे हैं उनके लिए बड़ा गोल्डन चांस है, क्योंकि अगले साल से पेपर जो है वो टफ हो जाएगा। अभी तो पहला साल है, तो हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा ईजी आए। निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आपको कोशिश करनी है 60 से 70-75 तक में सेफ स्कोर माना जाएगा। तो पीईटी के लिए जम करके तैयारी करिए। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे वीडियोस को देखने के लिए, सेशंस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।